देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर मानव जनन। आज का जो टॉपिक है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से कि जो पुरुष होते हैं यानी नर होते हैं उनमें किस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था। आज हम समझेंगे कि जो स्त्री होती हैं, मादा होती हैं, उनमें किस तरीके से अंडाणुओं का निर्माण होता है और उन्हें कौन सा विशेष चक्र चलता है जिसको हम आर्तव चक्र कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या होता है। इसको आज हम डिटेल में समझते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सीधा सीधा बोर्ड के एग्ज़ाम में सीधे एक क्वेश्चन आ जाता है और इस पे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक का आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो पहली पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है वह है मादा प्राइमेटों, बंदर, कपि, मनुष्य आदि में पाया जाता है। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसको आर्तव चक्र कहते हैं, यह प्राइमेट्स में पाया जाता है। प्राइमेट्स कौन होते हैं? जो कि नर और मादा अलग हों। मादा में क्या होते हैं कि जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जा रही हों, साथ में उनके जो आँखें हैं वो चेहरे के सामने हों। तो इस तरीके से जो जीव होते हैं वो प्राइमेट्स कहलाते हैं। बंदर की बात करें, इंसान की बात करें या कपि की बात करें, ये सभी क्या होते हैं? प्राइमेट्स कहलाते हैं। और सभी इन की मादाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र पाया जाता है। आगे हम पॉइंट को समझते हैं कि यह आर्तव चक्र की अवधि 28 या 29 दिन होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो आर्तव चक्र होता है, इसी को हम माहवारी कहते हैं, इसकी जो अवधि इस चक्र की होती है वह 28 या किसी किसी में वो 29 दिन की होती है। अब हमने समझा कि इसकी अवधि क्या होती है। अगले बिंदु पे आते हैं। जब एक ऋतुस्राव या रजोधर्म, ऋतुस्राव या रजोधर्म को क्या कहते हैं कि जब स्त्री या मादा के योनि के द्वारा रक्त का जब श्रावण होने लगता है उसी को हम रजोधर्म कहते हैं। तो जब उस स्त्री में रजोधर्म यानी रक्त का स्राव शुरू होता है, उसकी शुरुआत होने के कुछ समय बाद तक कुछ समय बीतेगा और बीतने के बाद जब अगला दूसरा ऋतुस्राव या रजोधर्म शुरू होता है तो इस दोनों रक्तस्राव के बीच की जो अवधि होती है वही क्या कहलाता है? इस बीच की घटना को ही हम आर्तव चक्र कहते हैं। बात समझ गए होंगे कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, किसी में जो रजोधर्म यानी योनि से रक्त का स्राव होता है और फिर अगले स्राव तक के बीच का जो अवधि या घटनाएं होती हैं, इसी को हम आर्तव चक्र कहते हैं। आप इस फिगर में भी देखिएगा। इस फिगर में देखिएगा क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि शुरू में जो दिया है वह 3 से 5 दिन तक का ये चक्र है, जिसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, यानी रक्त योनि के द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद फिर यह चक्र आगे तक चलता है और फिर देखिएगा 28-29 में लास्ट में फिर अगले चक्र की शुरुआत हो जाती है। तो ये इस फिगर को हम डिटेल में समझते हुए आगे चलेंगे। फिर अगले बिंदु पे यह आर्तव चक्र की शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत यौनावस्था 12 से 13 वर्ष प्यूबर्टी एज में होती है। जिस तरीके से कि पुरुष में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वह भी यौवनावस्था, किशोरावस्था में होता है और वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जो आर्तव चक्र की शुरुआत होती है वह लड़कियों में कब होती है? 12 से 13 वर्ष में। उसके पीछे का कारण क्या है वह आगे हम डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे एक बिंदु है, एनसीईआरटी में दिया गया है रजोदर्शन, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मीनार्के। तो रजोदर्शन क्या होता है कि जब किसी स्त्री यानी वो लड़की बड़ी हो रही है, वो किशोरावस्था में आ गई या यौनावस्था में आ गई, प्यूबर्टी में आ गई, तो उसमें जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पहला जो रजोदर्शन या पहली जो ब्लीडिंग शुरू होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। तो प्रथम ऋतुस्राव या रजोधर्म को ही हम क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। इस बिंदु को समझिएगा। उसी के साथ एक होता है रजोनिवृत्ति, जिसको हम मीनोपॉज कहते हैं। रजोनिवृत्ति मतलब क्या होता है कि जब वो किशोरावस्था से यानी वहाँ शुरुआत हो गई आर्तव चक्र की, अब वो लड़की बड़ी हो रही है, शादी ब्याह हुआ, फिर और उसकी एज बढ़ती चली गई और जब वो स्त्री किस अवस्था में आ जाती है? 48 या 50 वर्ष की अवस्था में आ जाती है, तो उसमें जो आर्तव चक्र यानी जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, अब इसकी शुरुआत जो चल रही थी
12 से 13 वर्ष से जब इस अवस्था तक आती है तो वह चक्र क्या हो जाता है, रुक जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसी को जब आर्तव चक्र खत्म हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, रजोनिवृत्त कहते हैं। परिभाषा को समझते हैं कि जब स्त्री की उम्र 48 या 50 वर्ष की होती है तो आर्तव चक्र रुक जाता है, अब अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता, यानी जो स्त्री में कि अंडाशय में जो अंडाणु बन रहे थे ओवरी में, अब उनका निर्माण बंद हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, रजोनिवृत्त कहते हैं। अब एक यहाँ पे एनसीईआरटी में शब्द दिया हुआ है जनन अवधि, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें कोई भी स्त्री रिप्रोडक्शन करके जनन करके बच्चे को जन्म देती है तो वह अवधि क्या कहलाती है, जनन अवधि कहलाती है। तो इन दोनों बिंदुओं से ये समझ में आ गया होगा कि जब वो यौनावस्था में जाती है और जब वो रजोनिवृत्त, इन दोनों अवस्था के बीच में ही जो होता है वह जो स्त्री है वो माँ बन सकती है। तो जब उसमें आर्तव चक्र की शुरुआत होती है तो उसमें अंडाणु बनने लगते हैं, तो वो माँ बनने के लिए कैपेबल हो जाती है। और यह स्थिति कब तक चलती है, जब तक कि वह रजोनिवृत्त की अवस्था में नहीं पहुँचती। तो परिभाषा क्या कह रही है कि रजोदर्शन यानी 12 से 13 साल की उम्र में शुरुआत होती है और रजोनिवृत्त यानी 48 से 50 साल, इन दोनों के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, जनन अवधि कहते हैं। और उस समय स्त्री क्या होता है, माँ बनने में सक्षम होती है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। आर्तव चक्र हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको नियंत्रित करने के लिए स्त्रियों में कई विशेष हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, पहला हार्मोन्स है LH, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, और यह निकलता कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से। दूसरा भी क्या है, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यह भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स अंडाशय से भी निकलते हैं और ग्राफियन फॉलिकल से भी निकलते हैं, जिसको ग्राफियन पुटिका भी कहते हैं। ये होती क्या है, इसको हम लोग आगे डिटेल में समझते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं और उनकी विशेषता क्या होती है, इसको समझ लें। क्योंकि जब तक हम हार्मोन्स को डिटेल में नहीं समझेंगे तब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स किस तरीके का रोल अदा करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अग्र पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, उससे दो हार्मोन्स निकले, कब, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब हम समझते क्या हैं कि ये पीयूष ग्रंथि पाई कहाँ जाती है। तो इस फिगर को देखिएगा कि जो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह इसी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स निकलते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, LH और FSH। ये कब निकलते हैं, जब वह किशोरावस्था या प्यूबर्टी एज में आ जाती है। चाहे पुरुष हो या मादा, नर या मादा, दोनों में ही ये हार्मोन्स निकलते हैं। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं FSH, ये क्या करते हैं, ये जब इनका श्रावण किशोरावस्था आ जाता है तो इनका तेज़ी से श्रावण होने लगता है, सिक्रीट होने लगते हैं। और यह जब सिक्रीट होने लगते हैं तो क्या होता है कि अंडाशय में जो अंडाणु की बनने की प्रक्रिया जो रुकी हुई रहती है वो शुरू हो जाती है। साथ में उसमें द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। स्त्री में शरीर के कहीं कहीं पे बाल आने लगेंगे, मेमेरी ग्लैंड यानी स्तन का निर्माण होने लगता है और आवाज़ पतली हो जाती है। यह कुछ द्वितीय लैंगिक लक्षण भी इस हार्मोन्स के द्वारा प्रकट होते हैं। और ये निकलता कहाँ से है, पीयूष ग्रंथि से। और पीयूष ग्रंथि पाई कहाँ जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। साथ में अंडाशय, ओवरीज दो होती हैं, तो इनसे भी दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। थोड़ी सी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन भी निकलता है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यही हार्मोन्स होता है जिसके कारण कि लड़कियों में कहीं कहीं लड़कियों में अधिक बाल आ जाते हैं या मूंछ या दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, तो वो अलग बात है। लेकिन मुख्यतः जो दो हार्मोन्स हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। अब हम बात करते हैं ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, ओवरी में होता है। यह फिगर आप देखिएगा, यहाँ पे यह जो विकसित, पूरी तरीके से विकसित जो पुटिका है जो बनी हुई है, जिसके अंदर अंडाणु का विकास हो रहा है, इसी पुटिका के द्वारा ही
क्या होते हैं, दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन, यानी जो अंडाशय से हार्मोन्स निकलते हैं वो हार्मोन्स थोड़े समय के लिए भी ग्राफियन पुटिका से निकलता है। तो अंडाशय भी हार्मोन सिक्रीट करता है, साथ में ग्राफियन फॉलिकल भी करेंगे, दो चीज़। अगला बिंदु ये फिर है पीत पिंड, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है इसको हम समझते हैं। होता क्या है, जब ग्राफियन पुटिका, फिगर में देखिएगा, जब ग्राफियन पुटिका पूरी तरीके से विकसित हो जाती है तो यह आर्तव चक्र के मध्य में फट जाती है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का मध्य समय चलता है, बीच में 28 दिन का होता है, 28-29 दिन, यानी 14 दिन के समय क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है। और जैसे ये फटती है तो इससे अंडाणु बाहर निकल जाता है, और जैसे अंडाणु बाहर निकलता है तो ये जो बचा हुआ भाग होता है ग्राफियन फॉलिकल का, एक पीले रंग की संरचना में बदल जाता है, जिसको हम पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह पीत पिंड थोड़े ही समय के लिए रहता है, और यह क्या करता है, ये एक हार्मोन्स निकलता है। वो कौन सा हार्मोन्स होता है, जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। अब इन हार्मोन्स, हमने 4 हार्मोन्स पढ़े, LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन सारे हार्मोन्स का क्या रोल है और किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसको हम डिटेल में पॉइंट वाइज समझेंगे। साथ में अगले बिंदु पे आते हैं कि आर्तव चक्रों को हम निम्न अवस्थाओं या प्रावस्थाओं में बांटते हैं। हम कितनी भागों में बांटते हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 3 भागों में बांटे। फिगर में देखिएगा, जो सबसे पहला भाग होता है जिसको रजोस्राव प्रावस्था कहते हैं या मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। मेंस्ट्रुअल फेज यानी किसी भी आर्तव चक्र की शुरुआत या मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत कब मानी जाएगी, कि जब उस स्त्री के योनि से रक्त का स्रावण शुरू हो जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि आर्तव चक्र की शुरुआत हो गई, और इसी को हम क्या कहते हैं, रजोस्राव प्रावस्था कहते हैं। यह 1 से 5 दिवस तक होती है। साथ में पुटकीय प्रावस्था, फॉलिकुलर फेज, या इसी को हम प्लोरीफरेटिव कहते हैं। तो ये अवस्था क्या कहती है, इसमें पुटिका का निर्माण होता है और ग्राफियन फॉलिकल बनती है। और जो तीसरी अवस्था होती है इसको पीत प्रावस्था या ल्यूटियल फेज कहते हैं। और ये जो कार्पस ल्यूटियम बनता है, जो पीत पिंड बनता है, यही क्या कहते हैं, इसको हम सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब इन एक प्रावस्थाओं को हम अगले